अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मदिहा मसूद। नाजरीन, आज 9 घंटे जारी रहने वाले वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने 26 वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार भी किया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का यह भी कहना है कि इसी तरह से हर 3 महीने बाद वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा और जो इम्कानात थे कि किसी की भी वजारत बदल सकती है, फिलहाल के लिए वो इम्कानात जो हैं वो हमें कम दिखाई दे रहे हैं। अब अवाम कितने मुतमईन है और अपोजिशन को कितना इत्मीनान है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे आज भी कौमी असम्बली का इजलास कमेटियों के क़याम के बगैर ही हुआ। क़वानीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के 30 रोज़ के अंदर अंदर स्पीकर कौमी असम्बली पाबंद होते हैं कि वो तमाम कायमा कमेटियों और फंक्शनल कमेटियों के क़याम का अमल यकीनी बनाए। लेकिन हमें ये ऊँट किसी करवट भी बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी क्या वजूहात है, आज के प्रोग्राम में ही हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि अपोजिशन की हुकूमत पर नाअहल और MOU चोरी करने के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा भी नून लीग की जानिब से किया जा रहा है। ये सिर्फ नून लीग का ही प्लान है या बाकी जमातें भी इसको सपोर्ट करेंगी, इस पर भी हम प्रोग्राम पे बात करेंगे। तो आइए मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। साथ होंगे ज़ईम कादरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, जबकि राना अजीम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ईम चौधरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब से कुछ ही देर में रमेश कुमार साहब और कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और सबसे हम राना अजीम से ही बात कर लेते हैं। राना साहब, आपने देखा कि 9 घंटे तक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास होता रहा। 26 वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी उन्होंने देखी और इत्मीनान का इजहार कर दिया। जो ये खबरें थी कि जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, हो सकता है उसका कलमदार बदल जाए, आपको लगता है कि सब ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि बिल्कुल ही तसल्ली बख्श हो गया काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि अभी 100 दिन की कारकर्दगी है और 100 दिन में हम ये अखज़ करने चल पड़े हैं कि 100 दिन में सब कुछ तब्दील हो जाए, लेकिन बहुत कुछ तब्दील तो हुआ है ना, बहुत फ़र्क तो पड़ा है ना। आप ये देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने 9 घंटे की एक मीटिंग ली है जिसमें एक फ़र्दन तमाम वज़रा की वजारतों को डिस्कस किया गया है। अभी भी कुछ वजारतें रहती हैं जिनको डिस्कस करना, जिसके हवाले से नईमुल हक साहब ने कहा है। तो मुझे बताएं कि आज से पहले क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था? हमेशा अगर आप साबका दौरे हुकूमत में चले जाएं तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तो ये आलम था कि तमाम वजारतें वज़रा के पास तो थीं, लेकिन उनके इख्तियारात जो थे वो नवाज शरीफ के पास थे, मरीम नवाज के पास थे और उस ख़ानदान के अंदर थे और कभी भी किसी का एहतसाब नहीं किया जाता था, कभी किसी से नहीं पूछा जाता था, बल्कि यही होता था जो करना है, जो अहकामात देने हैं वो नवाज शरीफ की तरफ से होंगे या शहबाज शरीफ की तरफ से होंगे या मरियम की तरफ से होंगे या फवाद हसन फवाद की तरफ से होंगे। ये आलम अगर पहली दफ़ा किसी हुकूमत ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी को देखा है तो हमें खुश होना चाहिए। यहाँ पर तो जब 5 साल गुजरने लगते हैं तो आखिरी दिन आते हैं, उस वक्त लोग आते हैं जनाब हमने ये किया, और वो सारा एक मसनूई होता है। इमरान खान मौजूदा हुकूमत ने कम अज़ कम मसनूई काम नहीं किया, एक काम ज़रूर किया। हाँ, ये ज़रूर उम्मीद की जा रही थी कि कुछ वज़रा के हवाले से कहा जा रहा था कि इनकी वजारतें तब्दील हो सकती हैं या इनको फारग किया जा सकता है, वजारतों से हटाया जा सकता है। और इमरान खान साहब पर ये हम सबको हम जानते भी है कि वो जिस चीज़ पर स्टैंड ले लें उस पर फिर उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि यहाँ पर क्या मामला होगा, हमारे वोट कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, वो उस बात पर स्टैंड ले लेते हैं। लेकिन यह एक हम खाम ख्याली है बहुत से लोगों की कि जिन वजारतों के मतलब कहा जा रहा था, खासकर असद उमर की वजारत के मतलब, वज़ीर इत्तलात जो हमारे हैं उनके मतलब कहा जा रहा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं तब्दील होंगी क्योंकि इन वजारतों को तब्दील नहीं होंगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वजारतों के नीचे जो लोग हैं, नीचे जो है उनकी तब्दीली ज़रूर होगी। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर या दूसरे लोग बैठे हैं जो खराबी पैदा कर रहे हैं उनकी तब्दीली होगी। आज मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर-ए-आज़म ने एक नई मिसाल कायम की है और हर वज़रा को पूछा गया है। पाकिस्तान में यह रवाज नहीं था और ये कहा जाता था कि जो वज़ीर बन गया उसका पूरा खानदान भी मौज करेगा। इससे पहले ये नहीं था। रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रमेश साहब, काबिल सताइश है ये बात कि अकाउंटेबिलिटी के लिए खुद को पेश करना, वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया है, 3 माह का मजीद भी अब वक्त दिया गया कि हर 3 महीने बाद ऐसा ही होगा। तो आप क्या समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सही हो रही है? और कुछ वज़रा तो ऐसे भी हैं जिनकी कोई खास कारकर्दगी दिखाई नहीं दे रही, उनके बारे में हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, मेरे ख्याल में राना अजीम ने बहुत अच्छी बातें की। आप देखें कि हुकूमत संभालने से पहले 100 डेज का प्लान आना, फिर 100 डेज के बाद जितनी भी कारकर्दगी हुई, जो परफॉर्मेंस हुई, जो रिफॉर्म हुआ, उसको मीडिया के थ्रू सेमिनार करके और आवाम के सामने वो अपनी चीज़ें पेश करना, फिर 100 डेज़ का दोबारा अपने आप को दोबारा टारगेट देना। कौमें और मुल्क तरक्की वो करते हैं जहाँ पे लीडर अपने आप को टारगेट देता है कि ये अवामी मसले मसाइल हैं और इस अवामी मसले मसाइल के लिए ये मैंने टारगेट का तयन किया है, आप मेरी टीम है और उस टीम में
आपको इन इन इदारों में ये आपको काम करना है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम था 100 डेज के टारगेट का, फिर दोबारा दूसरे 100 डेज का। मगर आज का दिन और 26 मिनिस्ट्रियों की 9 घंटे तक ब्रीफिंग, आप देखें ना 9 घंटे विदाउट एनी ब्रेक, और इस तरीके से होना, हर मिनिस्ट्री के ऊपर ब्रीफिंग पूरे तरीके से, जिसकी अच्छी थी उसको शाबाश, जिसको नहीं थी उसको तंबी कि भाई आपने क्यों जो है वो नहीं दिए गए, या मजीद टारगेट को सेट करना मुझे लगता है कि बेहतर है। और आज देखें राना अजीम तो एक तर्जिया ने उसकी भी तरफ से अगर ये पॉजिटिव नोट आता है तो अजीम कादरी भी लाजमी है वो पॉजिटिव नोट की तरफ जाएंगे कि ये अच्छी चीज़ें हैं। माजी का एक्सपीरियंस मुझे भी रहा है, अजीम कादरी को भी रहा है, और ये तयन करना कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्रों के ऊपर डालना कि आपके क्या टारगेट थे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैनिफेस्टो हमारा क्या था, और उसके ऊपर आपने कितना काम किया, आगे आप कितना करेंगे। तो ये अच्छी बात है, और अच्छी बात को हमेशा जो भी अवामी लीडर हो, चाहे उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ये अच्छा इकदाम है और हर कोई इसको अप्रिशिएट भी कर रहा है। ज़ईम कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ईम साहब, आप फरमाएगा, आप पिछली हुकूमत का हिस्सा भी थे। जब ऊपर से इस किस्म के ऑर्डर्स आते हैं कि आपकी जो भी कारकर्दगी रिपोर्ट है वो आपको दिखानी है, बतानी है, अवाम के सामने लेकर आनी है, तो ये प्रेशर बिल्ड करता है या फिर ये काबिल सताइश इकदाम है? नहीं, यकीनन ये तो अगर आप अपनी अकाउंट फॉर करें चीज़ों को और देखें कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ क्या परफॉर्मेंस है, और जो वजारतें आपने दी हैं क्या वाक़तन वो उस मयार पर पूरी उतरती हैं जो आपने सोचा था। यकीनन ये तो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, और अगर ये नहीं होता रहा माजी में तो ये यकीनन एक लैप्स था, और इससे परफॉर्मेंस यकीनन वाज़ेह होती है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि क्या वाक़तन वो परफॉर्मेंस मौजूद थी और सिर्फ शाबाश इसलिए दी गई कि किसी को बदलना ना पड़े, तो ये भी वजह हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जो अजीम चौधरी साहब से, माजरत से राना अजीम साहब से भी और अजीम चौधरी साहब बैठे हैं, वो तो अभी बात करेंगे। अर्ज़ ये है कि जो परफॉर्मेंस थी, एक तो गोल्स जो सेट किए गए थे वो अनरियलिस्टिक थे, उन गोल्स को सेट खुद किया गया, 100 दिन की बात खुद की गई, और उन 100 दिनों में एक जिसको कहते हैं कि तब्दीली का वाज़े नज़र आने का अंदिया दिया गया, जो मैं नहीं समझता कि आया। एक मुआशी मामलात में जो लैप्सेस और डिबैकल्स हुए वो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। उनका जो असर है वो यकीनन तमाम वजारतों पर पड़ा और पड़ता नज़र आ रहा है। आगे क्या होता है मैं नहीं समझता कि किसी हुकूमत को 100 दिन में आप ये कह दें कि जनाब आप कुछ नहीं कर सके तो आप चले जाएं। बहरहाल एक हुकूमत कायम हुई है वोट के ज़रिए, और आप उसको देखेंगे कि उसकी क्या परफॉर्मेंस होती है। सो मेरे ख्याल में अभी हमें वी शुड नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स। हमें हर चीज़ को, इमरान खान के आने से तेल तो निकल नहीं आया ना अभी भी पाकिस्तान में कि तेल निकल आया कि सारा कुछ ठीक हो जाए, पैसे आ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो वो कह रहे थे वो भी नहीं हुआ। यानी कि $200 बिलियन की बात हुई, फिर कर्जा लेने की बात हुई, फिर कर्जा ना लेने की बात हुई। मैं तो 70 साल की बात करूंगा कि कर्जा जिसकी बात की जा रही है कि नहीं लेना, कर्जा तो अमेरिका $3 ट्रिलियन रख के बैठा हुआ है चाइना के। जापान का कर्जा पाकिस्तान के तमाम कर्जों को 5 गुना कर दें तो इतना है, और जापान चल रहा है और आज एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो कर्जे तो अच्छे होते हैं, और अगर कर्जे लेके अगर आप उनको डाइवर्ट, लेकिन ज़ईम साहब हुकूमत का ये कहना है कि 70 साल का बिगाड़ है जिसे हुकूमत को ठीक करना है। कर्जे अच्छे जरूर होते हैं, लेकिन कर्जे उन मुल्कों में हुक्मरान लूटते नहीं है। वो नहीं, बिल्कुल अगर लूटे वहाँ पे लूटते नहीं है, वहाँ पे हुक्मरानों को बेटे जो होते हैं ना, जाने चाहिए ना वहाँ के हुक्मरानों को बेटे उसी मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। ज़ईम कादरी साहब कहते हैं कि जो गोल सेट किए गए वो अनरियलिस्टिक थे, और जो भी उम्मीदें दिखाई गई आवाम को वो पूरी नहीं हुई। आप एग्री करेंगे इस पॉइंट से? आज तक किसी को भी नहीं, बिल्कुल। ज़ईम कादरी साहब आप जाने पाएंगे? ज़ईम चौधरी साहब का टेक, बात कर लूं? जी जी जी, अजीम चौधरी साहब आपका टेक चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं करें आपका। जब कोई हुकूमत जब कोई सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो वह यकीनन एक बड़ा प्रोग्राम देती है, और वो बहुत ऑप्टिमिज़म का शिकार होती है। उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट सामने लेकर आए जो उससे पहले किसी ने टच ना किए हों, और अगर उनमें से 51% भी पूरे हो जाएं तो हुकूमत की 5 साल की कारकर्दगी में ये कहा जा सकता है कि हुकूमत बहुत कामयाब रही।
इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में चूँकि सिर्फ अपोजिशन की थी और वो 3 दफ़ा असेंबली के रुकन रहे, 2 दफ़ा तो वो कमेटियों में मौजूद नहीं होते थे और बाकी जो उनके साथी थे उनकी कमेटियों में जो दिलचस्पी थी वो भी को बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस हुकूमत के पास एक, मैं नक्स तो नहीं कहना चाहता, एक कमी कहना चाहता हूँ। इस बात की एक कमी थी कि वो जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो शायद पूरी तरह मौजूद नहीं थी। ये उन्होंने अच्छा किया कि आज अपने वज़रा को बिठाया और लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है और मैं जिसको जी चाहे निकाल लूँ, जिसको जी चाहे शाबाश दूँ। अगर किसी ने अच्छा काम किया होगा तो मैं उसको शाबाश दूँगा और मैं इनको टास्क पे रखूँगा। ये हर प्राइम मिनिस्टर कहता है, ये मियां नवाज शरीफ ने भी कहा था। लेकिन कभी कोई पॉलिटिकल हुकूमत और ख़ास तौर पर कोई प्राइम मिनिस्टर और मखलूत हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर वज़रा को 3 महीनों में निकाला नहीं करता। मुझे इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन इसकी मिसाल मुझे मिलती है कि वज़रा का एहतसाब हुआ। मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम, उन्होंने वज़रा का एहतसाब किया और 3 बड़े बड़े नाम वाले लोगों को निकाल के बाहर किया, बावजूद इसके कि उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें मौजूद थी। लेकिन जुनेजो साहब ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 3 वज़रा को, मैं नाम नहीं लेना चाहता दानिस्ता, लेकिन उन्होंने 3 वज़रा से कहा इस्तीफ़ा दे दो। इवन एक स्टेज पर उन्होंने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से भी इस्तीफ़ा ले लिया था और जमाली साहब भी इसी तरह का शिकार हुए थे। ये सिर्फ एक मोहम्मद खान जुनेजो ने किया था और अगर अब कभी होगा और इमरान खान साहब के दौर में होगा तो ये दूसरा वाक़या होगा। बसूरत दीगर सियासी हुकूमतें सियासी मसलतों के तहत लोगों के काम तो करना चाहती हैं, लेकिन अपने ही वज़रा के साथ काम करना चाहती हैं और वज़रा की नाकामियों और नाअहलियों का नज़ला हमेशा ब्यूरोक्रेसी पर गिरा करता है। और अभी जो कल परसों का वाक़या है कि इंफॉर्मेशन के पूरे मामलात के हवाले से टीवीज़ पर और रेडियोज़ पर और अखबारात में गुफ्तगू शुरू हुई। जब टीवी पर, रेडियो पर, अखबारात में इंफॉर्मेशन के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो जाए तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ करती। हम मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम ये जानते हैं कि सबसे पहला नज़ला मीडिया मैनेजर्स पर गिरा करता है। अगर अब नहीं गिरा तो कुछ अर्से बाद गिरेगा, लेकिन ये गिरेगा ज़रूर। पंजाब में भी और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत में भी, जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, अवाम को अब तक ये हुकूमत कोई सहूलत नहीं दे सकी हुई कि जिसकी बुनियाद पर लोग ये कह सकें कि ये हुकूमत हमारे मसाइल हल सहूलियात नहीं मिल रही। बिल्कुल, इसकी शिकायत तो अपोजिशन भी कर रही है और इसकी शिकायत तो अवाम की भी बजा है। ठीक है, अजीम चौधरी साहब आपका टेक आ गया। रमेश कुमार साहब, आप फरमाएगा कि हुकूमती वज़रा का तो एहतसाब हो रहा है, उनकी रिपोर्ट तो देखी जा रही है, लेकिन हम इत्तेहादी वज़रा में हमें कुछ खामोशी दिखाई देती है। उनको भी तो वजारतें मिली हैं, लेकिन कोई खास कारकर्दगी उनकी जानिब से तो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो उनके बारे में हुकूमत के क्या प्लान हैं? मदिया, सिर्फ जो ये ब्रीफिंग थी 41 मिनिस्ट्रियों की, मैं समझता हूँ उसमें इत्तेहादी हो या पीटीआई का हो, मिनिस्टर है और कैबिनेट का जब हिस्सा बनता है तो कैप्टन प्राइम मिनिस्टर जो किसी से भी ब्रीफिंग ले सकता है। और आपको पता है कि बिल्कुल अजीम साहब ने सही बात की कि मोहम्मद खान जुनेजो ने ये किया था। हिस्ट्री में जाएं तो उसके बाद मिसाल नहीं मिलती, मगर उसके बाद ये ज़रूर मिसाल आपको मिलती है जब अपने ही MPAs के ऊपर जब एलिगेशन लगा सेनेट की इलेक्शन के हवाले से, और उस वक्त जो मैंडेट था वो कमज़ोर मैंडेट था, इतना पावरफुल मैंडेट नहीं था। जमात इस्लामी के सपोर्ट से हुकूमत बनी हुई थी, मगर खान साहब ने कहा कि इन्होंने जो काम किया है वो गलत किया है और उसके रिएक्शन क्या होगा, उसके मेरिट डीमेरिट क्या होंगे, मगर उसने गलत चीज़ को गलत कहा और उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो मैं समझता हूँ जो आप आज मोहम्मद खान जुनेजो की बात कर रहे हैं वो आप 2-3 महीनों में यहाँ पे भी आप ये चीज़ें देखेंगे कि अगर यहाँ पे किसी ने भी, चाहे वो इत्तेहादी हो चाहे वो पार्टी का बंदा हो, और अगर ये चीज़ें नहीं हुई, अगर ये चीज़ें जो आप भी कहते हो होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं समझता हूँ जैसे माजी की हुकूमतें पीपल्स पार्टी की 5 साल रही, नून लीग की रही, फिर 5 साल के बाद यही नेग्लिजेंसियाँ, यही चीज़ें हमें दोबारा मौका नहीं देंगी। हमें अगर दोबारा मौका चाहिए, हमें अगर परफॉर्म करना है, अवामी मसले मसाइल को हल करना है, मैनिफेस्टो को कंप्लीट करना है,
टारगेट अचीव करना है, सिर्फ एक 100 डेज, दूसरा 100 डेज, तीसरा 100 डेज, मगर हर वक्त उस शिद्दत में इजाफा, मतलब बेहतरी आनी है, तो फिर हमें ये जो है वो डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस के लिए राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे करने पड़ेंगे। अगर हमने नहीं किए तो हम भी ये जैसे दो पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पीपल्स पार्टी की जो नेग्लिजेंसी थी वो माजी बन गई है, इस तरीके से फिर पीटीआई भी फिर ऐसे बन जाएगी। मैं समझता हूँ हिस्ट्री से लोग सीखते हैं और खान साहब की जो माजी से ही सबक सीखते हैं और उसी को देखते हुए तो सब फैसले मौजूदा हुकूमत भी कर रही है। ठीक है रमेश साहब, आप हमारे साथ ही रहे। राना अज़ीम, आप फरमाइएगा कि हर 100 रोज बाद अगर वज़रा की कारकर्दगी का इस तरह से जायजा लेगा, एक प्रेशर बिल्ड तो होगा ना यकीनी तौर पर, तो आपको नहीं लगता कि इसके बजाय हुकूमत को कोई लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना चाहिए था, उसका कुछ ऐलान करते? देखें, इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, इसलिए लोगों ने 100 दिन से पहले ही तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए कहना शुरू कर दिया। और ये जो बात हम करते हैं, ये बार बार सब कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, हालांकि बहुत कुछ डिलीवर हो चुका है। कि पहली दफ़ा पंजाब, क्या पूरे पाकिस्तान में ज़री शोबे को बिजली की आप कीमतों में देखें कितनी कमी की गई। क्या ऐसा पहले कभी होता था? लेकिन उसको उस तरीके से मैं समझ तो सामने नहीं लाया गया, क्योंकि लोगों को, आवाम को बहुत तवक्कुआत है कि खान साहब जो है वो फौरी तौर पर शायद डॉलर जो है, जो इन्होंने वादे भी किए थे तकारीर में, जिस तरह अजीम चौधरी साहब ने कहा अपोजिशन काटी थी तो अपोजिशन में उन्होंने बहुत कुछ किया, कहा था, लोगों को ये तवक्कुआत है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा बहुत अच्छा है, कैप्टन वही होता है और टीम वही मैच जीतती है जिसके एक एक खिलाड़ी को पता हो कि भाई अगर उसने मिस फील्डिंग की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर उसने मिस फील्डिंग नहीं की, अच्छी फील्डिंग की है तो उसे शाबाश मिलेगी, अगर किसी ने रन आउट किया है तो उसको भी शाबाश मिलेगी, अगर कोई जानबूझ के कैच छूट गया है तो उसको सजा मिलेगी। ये टीम होती है और ये उस टीम उसी वक्त होती है जब हर शख्स को बताओ कि मेरा भी एहतसाब होना है, क्योंकि अब अवाम ने एक तवक्कुआत रखी है तो होना चाहिए, इस पर कोई प्रेशर वाली बात नहीं। मुझे एक बात है, एक वजीर है, उसने एक अच्छा काम किया है तो उसको शाबाश मिलनी चाहिए। अगर उसने अपना वो जो टारगेट अचीव नहीं किया तो फिर उससे पूछना चाहिए, ताकि उसे पता हो कि अगर 90 दिन बाद दोबारा मैं आऊं तो मैं वो तमाम चीज़ें काम करके आऊँ जिससे मेरा कैप्टन भी खुश हो और जिससे अवामी पसाराई भी जो है मेरी सियासी जमात को मिले। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये होना चाहिए और इस पर कोई प्रेशर नहीं है। और प्रेशर अगर है भी तो उस वज़ीर ने वजारत ली है ना, उसको एक जिम्मेदारी मिली है। अगर उस पर प्रेशर होगा तो रात को सोने से पहले वो सोचेगा ना कि मैंने कितने काम थे आज के दिन में किए, मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे मेरी सियासी जमात को, जिससे हुकूमत को कोई ना कोई फायदा पहुंचे और जिससे मैं दोबारा अपनी वजारत में रह सकूँ और इस वजारत में मुझे मजीद इज्जत मिले। देखिए आज अगर 2 वज़रा को, 4 वज़रा को शाबाश मिली है तो वहाँ पे जितने लोग वज़रा बैठे होंगे वो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पीरियड में जब भी मीटिंग हो हमें भी शाबाश मिले, वो अपने काम में तेज होंगे। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि आज चूंकि हर चैनल्स पे मुख्तलिफ चल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन राना अज़ीम, वज़ीर ख़ज़ाना को फिर शाबाश क्यों नहीं मिली? उनकी फिर कारकर्दगी इसका मतलब तसल्ली बख्श नहीं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि चूंकि आज ना किसी चैनल पे 6 वज़रा, किसी पे 2 वज़रा, किसी पर 1 वज़रा, मुख्तलिफ ये चल रहे हैं कि किसने कहा जितने को शाबाश मिली, इतने को नहीं मिली, इतने को नहीं मिली। देखिए आज उन्होंने अपने तमाम वज़रा पे कहा है कि यार ये सब बेहतरीन है, वंडरफुल जिसने काम किया वो ये है, उसका कह दिया। इसी तरह होता है ना कि आप जब स्कोर करते हैं तो 15 रन वाला जो होता है उसको भी शाबाश मिल जाती है, क्योंकि वो 3 रन से मैच जीतते हैं। अगर कोई 100 रन वाला है तो उसको भी शाबाश मिलती है। ये तरीक़ाकार है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा है और ये होना चाहिए। और उसके बाद ये जो कुछ हो रहा है इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है इसको मीडिया में भी आना चाहिए, ताकि तनकीद वाला को तनकीद भी कर सके, इस्लाह वाले इस्लाह भी कर सके, ताकि हमें इल्म हो सके कि किसकी वजारत में क्या है। और जिस तरह खान साहब को बल्कि उस पर भी दोबारा करना चाहिए कि फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू किया गया था कि अगर आपको शिकायत है तो उस सिलसिले को भी दोबारा शुरू करना चाहिए। और पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत बननी चाहिए कि एहतसाब जो है हुक्मरानों का हो सकता है उनकी वजारत के दौरान। ये अवाम को भी इस सिलसिले में एतमाद में लेना चाहिए। ज़ैम कादरी साहब, आप फरमाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म का अपनी कैबिनेट के बारे में यही क्लेम था कि बेस्ट टीम को ही मैं सामने लेकर आया हूँ। आपको लगता है कि बेस्ट टीम ही है और उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि वो बेस्ट हैं, इसीलिए किसी भी किस्म की वजारत में तब्दीली का ना सोचा जा रहा है और ना फ्यूचर में ऐसा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में अपने तौर पर तो वो बिल्कुल बेस्ट टीम ही लेके आए होंगे, खुद सोच के लेके आए होंगे। बेस्ट टीम ही अपने, ऑब्वियसली कोई भी आदमी अगर इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रहा है जो कि क्रिकेट टीम चलाने से मेरे ख्याल में बहुत मुख्तलिफ है, तो सोच विचार करके लाए होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि वज़रा की कारकर्दगी जो है वो इस तरह की थी कि उनको मतलब जो है वो शाबाश दी जाए और डेस्क बजवाए जाए। और ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल इतनी ख़राब थी कि आप उनको निकाल ही दें। 100 दिन में कोई आदमी कारकर्दगी देखे कोई भी नहीं दिखा सकता। अगर आपने एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम देना है तो वो प्रोग्राम आपने देना है। आपने एक वजारत के वजीर को कहना है कि भाई मुझे तुमसे 6 माह में, 2 साल में, 4 साल में ये रिक्वायरमेंट है।
अगर 100 साल में आप एक भी मेगा प्रोजेक्ट कंसीव नहीं कर पाए, पूरे 26 वजारतें जिनको आपने देखा है, तो नतीजा सिफर है। अगर आप ये फैसला नहीं कर पाए कि मईशत को आपने कितने दिनों में, कितने माह में, कितने साल में सही खतूत पर इस्तवार करना है, तो नतीजा सिफर है। अगर आप ये कंसीव नहीं कर पाए कि आपकी जो बिजली है जो 12,000 मेगावाट बनी है, अब आपने उसको 18,000 पे लेके जाना है और सस्ती बिजली के प्लांट्स किस तरह लगाने हैं, कोई कॉन्सेप्ट इस पे सामने नहीं आया। आपने जो ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर कोई प्रोग्राम आपका सामने नहीं आया। तालीम और सेहत के बारे में आपका कोई जामे प्रोग्राम सामने नहीं आया। तो 100 दिन में आता भी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। गलती ये थी जहाँ वो ये कह रहे थे कि मैं 100 दिन में सब कुछ कर दूंगा, वो उनकी लाइल्मी और कम इल्मी थी, गालिबन इनएक्सपीरियंस था। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को 5 साल का टाइम देना चाहिए, उनका मैंडेट है, उनसे काम लेना चाहिए और इन ड्यू कोर्स हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस जगह पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त जो शोर और गौगा जो 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 लोगों का आ रहा है वो तो बीबी अपनी जगह पर मौजूद है ना। नान तो रोटी तो 10 रुपए की हो गई, नान 15 रुपए का हो गया। अब ये इस तरह नहीं चलेगा कि आप पिछली हुकूमत पे ये सब कुछ डालते रहे। यू हैव टू हैव अ हार्ट ओवर दिस, और ये चीज़ें आपको कटेल और कंट्रोल करनी पड़ेंगी। एक निज़ाम है पंजाब में, आप देख लें जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज किधर हैं, डीसीओ से कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा कि भाई तुमने सप्लाई एंड डिमांड को। लेकिन ज़ैन साहब माजरत के साथ पिछली हुकूमत पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। पिछली हुकूमत जो करके गई है वो आवाम के भी सामने है, सबके सामने है, और मईशत का किस तरह से दिवालिया भी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास कमेटियों के कयाम के बगैर ही आज भी हुआ। इसी पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि आज भी कौमी असम्बली का इजलास कमेटियों के क़याम के बगैर हुआ। ज़ईम कादरी से इस पर बात करते हैं। ज़ईम साहब, आप बताइएगा कि 100 रोज़ गुजरने के बाद भी जो कमेटियों का मामला है वो इल्तवा का शिकार है, और APC जो है इसकी मेंबरशिप, इसकी चेयरमैनशिप पर ये मामला अड़ा हुआ है। ज़ईम कादरी साहब, आप फरमाइएगा कि ये पार्लियामेंट के किरदार पर सवालिया निशान नहीं है? सवालिया निशान ही नहीं बीबी, इसकी इनकॉम्पिटेंस की इंतहा है। क्योंकि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज चलती ही काम जिसको कहते हैं हो रहा है, वो करती ही कमेटीज़ हैं। वो कमेटीज़ का काम होता है कि वो ड्यू डिलिजेंस करती हैं। पार्लियामान तो उन कमेटीज़ के बगैर सरवाइव करना या चलना एक ख्वाब की बात है ना। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब इसमें जहाँ डेडलॉक हुआ है, यकीनन एक मोरालिटी थी, एक अरेंजमेंट था कि जो अपोजिशन लीडर होगा उसको बनाया जाए जो है वो PAC का, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। और पिछले 2 अदवार में आपने देखा कि बड़े वाज़ेह तौर पर ये होता रहा। पंजाब में भी दोनों बार जब हुकूमत थी PMLN की, तो पहली बार पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादर गिलानी थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, और दूसरी बार महमूद रशीद साहब से जो अपोजिशन लीडर थे PTI की तरफ से। कहा गया कि वो जो है वो उन पे केसेस हैं और वो अपने ही भाई का किस तरह दिफा करेंगे और वो किस तरह उनका ऑडिट करेंगे और किस तरह उन कमेटीज़ को देखेंगे। तो यही रवश जो है वो KPK में भी जारी रखी गई। KPK में भी PTI के एक साहब को जो बड़े नज़दीकी हैं परवेज़ खटक साहब के और PTI के, उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो जहाँ भी ये नहीं हो रहा वो होता इसलिए है कि एक तो ये कोई एहतसाब का इदारा नहीं है। 90% जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस होती हैं उनको उन्होंने देखना होता है। और मेरे ख्याल में जो मैंने देखा पब्लिक अकाउंट कमेटी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से 5 बरस, वो ये था कि वो ऑडिट पैरास जो है वो एड्रेस किए जाते हैं, उन पे मेक श्योर किया जाता है, उनका करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एहतसाब नहीं कर सकते किसी का। उन्होंने उस हिसाब किताब को यही है ना कि इसी डेडलॉक की वजह से तो बाकी कमेटियां तश्कील में नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कानून साजी का जो अमल है वो इल्तवा का शिकार है। ये बड़ी बुरी बात है। इसमें
इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी हो या अपोजिशन की जिम्मेदारी हो, मैं ये समझता हूँ कि दोनों का कसूर है कि वो इन्फेक्शियस किए हुए हैं पूरी असम्बली को, और मुक़य्यद है असम्बली सिर्फ एक डिबेटिंग क्लब बन के रह गया है, क्योंकि असल काम उन कमेटीज़ ने करना होता है। उन कमेटीज़ की तख्लीक ना करना मेरा ख्याल में इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोक देने के मुतरादिफ है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हो रहा है। रमेश साहब, आप फरमाएंगे फिर आखिर इसका असल जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार है मदिया, मैं पहली जो इंटरवल से पहले जो बात चली थी असद उमर के हवाले से, उसका 1 मिनट जवाब देके फिर उधर जाऊंगा। देखिए, सबको पता था कि $12 बिलियन की डिमांड जो है, जो शॉर्टफॉल आ रहा था दिसंबर तक रीपे करना था, और जिस टेक्निकल तरीके से IMF के बगैर, क्योंकि IMF के पास अगर उस टाइम जाते तो उनकी और कंडीशन सख्त थी। अब ये हालात जो PTI की गवर्नमेंट को मिले हैं, और उसके बाद भी जो है वो अपोजिशन जिन्होंने हालात दिए वो उस चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज करे, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। फिर भी जिस तरीके से हैंडल किया गया, और लाजमी है जब कायबोर बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मगर फिर भी हालात को देख के फिर भी जितने कदर इकोनॉमी को संभाला गया, मैं समझता हूँ असद उमर ने परफॉर्म करके दिखाया है, उसकी मेहनत ने। अब आ जाए स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऊपर। एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस थी 2 टेन्यूअर से, पहले से नहीं थी, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा। ये मैसा की जमहूरियत में मोहतरमा और मियां साहब के बीच में एक एग्रीमेंट था, और हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैकडोर पर क्या राब्ते हो रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, आज मेरी बात हुई है। अच्छा, तो वो बिल्कुल ज़ईम ने जो ब्रीफ किया कि पंजाब में भी था, इधर भी था, मगर सिंध में नहीं था। आज जो वकालत कर रहे हैं कि भाई आप मियां शहबाज शरीफ साहब को दो, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दिए, आज हमने उनको ये कहा कि आप सिंध में तो कम से कम वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी के दो, तो कोई उसके ऊपर पॉजिटिव जवाब नहीं था। उसके बावजूद भी हमारी तरफ से आज मैसेज दिया गया PMLN की लीडरशिप को कि मियां शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ के अलावा जो भी आप नाम देना चाहते हैं, प्रेफरेबली अयाज सादिक का नाम है, आप जिसका भी नाम दें कम से कम वो आ जाए। और अब 3 महीने अपोजिशन की जिद की वजह से ये कमेटियां रुकी हुई हैं, और अब और जिद अगर किया गया तो लाजमी है गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेशन और नहीं रोक सकती, फिर गवर्नमेंट जो है वो इसके असेंबली में पुट करेगी और बिल्कुल, और ये पास हो जाएंगी, उसमें कोई शक नहीं है। तो आज मेरे ख्याल में कुछ अपोजिशन में भी लचक थी, और 21 तारीख तक ये इजलास चलेगा। इस इजलास के अंदर चाहे प्लस चाहे माइनस, चाहे वो अपोजिशन उस चीज़ के ऊपर मानती है चाहे नहीं मानती, मगर अब कमेटियों का 4 महीने हो जाएंगे 21 तारीख को, और फिर भी और इंतजार करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। अजीम चौधरी साहब, आप फरमाएगा अब ऑपोजिशन मानती है ये नहीं मानती, हुकूमत दीगर ऑप्शंस की तरफ जाएगी। और आपको भी याद होगा कि वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया था सदारती ऑर्डिनेंस का, क्या कहेंगे आप? सदारती ऑर्डिनेंस तब आता है और वो कानून साजी ही होती है जब असेंबली इन सेशन ना हो, और अगर असेंबली इन सेशन हो तो सदारती ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। जो सवाल बुनियादी तौर पर इस वक्त अटका हुआ है वो ये है कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही का मामला है या प्रिविलेजेस कमेटी का भी मामला है, हाउस कमेटी का भी मामला है, फाइनेंस कमेटी का भी मामला है। तो ये तो कोई 28-29 कमेटियाँ गालिबन कौमी असम्बली में होती हैं जी, और इन तमाम कमेटियों में बुनियादी तौर पर तो इंतखाब हुआ करता है इनके मेंबरान के लिए भी, जो रूल्स में लिखा हुआ है, और इनके चेयरमैन और चेयरपर्सन्स के लिए भी। और अगर इफ़हाम और तफ़हीम के साथ मामला तय हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छा होता है। एक ज़माना था जब मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। वो आपस के इख्तलाफात थे रूलिंग पार्टी के, और मोहतरमा को एक वोट से चेयरपर्सन बना दिया गया था। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो हुकूमत मजबूर होगी, चूँकि जो भी काम इन्होंने करना है, जो कानून साजी करनी है, वो इनको कमेटियों के ज़रिए ही करनी पड़ेगी। और अगर कमेटियां फंक्शनल नहीं होंगी तो फिर ऑर्डिनेंसेस आएंगे, और ऑर्डिनेंसेस आएंगे तो उनकी उम्र 120 लेकिन अगर ऑपोजिशन को साथ नहीं मिलाएगी हुकूमत, तो क्या फिर ऑपोजिशन चलने देगी पार्लियामेंट का ये तमाम निज़ाम? ऑपोजिशन टूट जाएगी मदिया, ऑपोजिशन अब टूट जाएगी। अब ऑपोजिशन, मैंने पीपल्स पार्टी वालों को भी सुना है और पार्टी को भी सुना है। अब अगर आप मुझे बात करने दें तो बड़ी ऑपोजिशन तो हमें हमेशा पहले भी कोई मुत्तहिद खास दिखाई नहीं देती।
हाँ अपोजिशन अब मुझे आज की मीटिंग में स्पीकर साहब के साथ ही था। रमेश साहब आप इन शॉर्ट कमेंट दीजिए ताकि फिर हम वापस जाएं अजीम चौधरी की तरफ। जी आप अजीम साहब के पास जाएं। अजीम साहब के पास। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्पीकर साहब के साथ में था। मुझे आज उम्मीद है कि ये मसला अब इसी इजलास के अंदर पॉजिटिवली हल हो जाएगा। ठीक अब अजीम चौधरी आप। इस बात का इम्कान है कि या सादिक चेयरमैन बन जाएं, और ये जो बात है कि जी अपोजिशन लीडर को दिया जाया करे, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह 2002 में 2003 में मलिक अला यार खान साहब चेयरमैन थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और वो रूलिंग पार्टी से थे। ये जिस वक्त एनआरओ का और सीओडी का मामला आए उसके नतीजे में खुर्शीद शाह साहब पिछली टर्म में बने हुए थे। ये कोई मुसलमान रवायत नहीं है। फ्रंटियर की केपीके की रवायत ये थी कि वहाँ एएनपी के भी जो स्पीकर थे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, और इस वक्त भी मुश्ताक गनी जो है वो वहाँ मुंतखब किए गए हैं। इसके लिए दुनिया की मुख्तलिफ पार्लियामेंट में इसकी मुख्तलिफ रवायात हैं। किसी एक रवायत को पकड़ कर उसको पूरी दुनिया की पार्लियामेंट की रवायत नहीं कहा जा सकता। ये दुरुस्त है कि ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चले, चूँकि उन्होंने हाउस चलाना है। और जिस तरह सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और सेनेट से भी कवानीन मंजूर कराने होंगे, तो यकीनन इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए और बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए ही पाकिस्तान के मामला चल सकेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो बेमायनी होकर रह जाएगी। बावजूद इसके कि लोग मुंतखब होकर आए हैं, लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो अना का मामला बना रखा हुआ है, इस अना की बुनियाद पर पार्लियामेंट को नुकसान होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मार्शल लग जाएगा, लेकिन आने वाला वक्त ये लिखेगा कि ये एक नाअहल पार्लियामेंट थी जो अपनी कमेटियां भी खुद मुंतखब नहीं कर सकी। और अगर ये कमेटियां मुंतखब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद इनके पास एक और मामला भी है, और वो है इनके पास उन कमेटियों के चेयरपर्सन और चेयरमैन के इंतखाब का। और वहाँ पर भी इनकी सलाहियतों को सामने रखना होगा कि किस शख्स में ये सलाहियत है कि वह लेजिस्लेशन के काम को समझता भी हो और उसको आगे भी लेके चल सके। एक्सपीरियंस लोगों की कमी है पीटीआई के पास, और पीटीआई को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी लेजिस्लेशन के मामलात में ख़ास तौर पर। जी रमेश कुमार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मदिया, मैं पहले तो आपको ये बताऊं, बाकी सारी जितनी कमेटीज हैं और उसका डिसीजन हो चुका है कि पीएमएलएन के पास कितनी है, पीपल्स पार्टी के पास कितनी है। चेयरमैनशिप जो है वो पार्टी उसके नुमाइंदे बताएगी कि हमारे ये लोग हैं जो आएंगे इस कमेटी को हेड करेंगे। वो सारी डिसाइडेड है पहले ही। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो रुकावट पब्लिक अकाउंट कमेटी की थी मुझे अब हल की तरफ नजर आ रही है। दूसरी चीज आर्डिनेंस की बात की गई। देखें आज आर्डिनेंस की जरूरत इस वजह से नहीं है, आज भी एक टोबैको का बिल आया, पास हुआ। बात यह कि जब भी ऐसा बिल आएगा, आजकल सोशल मीडिया तज्जियाकार, आज देखें ना राना अजीम जो है साफ ही एक सीनियर तज्जियाकार है, या अजीम चौधरी साहब है, वो पॉजिटिव चीजों को जब सपोर्ट करेंगे तो अपोजिशन का बंदा उस चीजों को एक लीगल एक अच्छी चीज को इनकार नहीं कर सकेगा। वो बात आज तब्दीली हो रही है, सिर्फ ये नहीं मुआशरे में भी तब्दीली हो रही है। बिल्कुल तब्दीली तो आगे मुआशरे में भी आवाम को भी अगर आज वुमेन प्रोटेक्शन का ऑर्डिनेंस, वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आता है, उसका बिल आता है जो मादी में हो गया, अगर उसके अंदर अमेंडमेंट आती है, अगर अच्छी चीजें होंगी तो अपोजिशन के अंदर औरतें जो भी अच्छा इक़दाम होगा उसकी तो तारीफ की जाएगी। अब आ गया है, ठीक है, आपका टेक आ गया। राना अज़ीम आप फरमाएगा कि पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदगा नहीं आते हैं, अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, कानून साजी के लिए आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में हो कुछ और ही रहा है। अवामी फलाह के काम को छोड़कर, कानून साजी के अमल को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है, जैसे गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, मार कुटाई, सब कुछ। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि ये सारी पार्लियामेंट ही है। इस पर मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, लेकिन अपोजिशन को ज़्यादा मैं जिम्मेदारी इसलिए दूंगा कि समझ नहीं आती मुझे कि शहबाज शरीफ को असम्बली में लाने के लिए, शहबाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए, शहबाज शरीफ के बयानात को ऊपर से लेकर नीचे तक जाने के लिए तो अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। पाकिस्तान की मुआशरत को संभालने के लिए अपोजिशन साथ नहीं देती। आसिफ अली जरदारी साहब अगर कोई केस है तो उसके हवाले से तो अपोजिशन जो है वो चीखो पुकार करती है। अपोजिशन इसके हवाले से तो वहाँ पे चीखती है असम्बली के अंदर कि फ़लाँ ना करे फ़लाँ करे। मतलब अभी तक अपोजिशन ने नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से वहाँ पे शोर डाला है, शहबाज शरीफ को असम्बली में लाने के हवाले से कहा है।
ख्वाजा आसफ की तकरीर पे शोर डाला जाता है कि जनाब मुझे ये कहा गया और ये फला गया। अभी तक अपोजिशन, देखिए अपोजिशन किसी मसले पे आकर हुकूमत को टफ टाइम दे, वो मसला जो अवामी मसला, वो मसला जो आईनी मसला हो, ये क्या मामला हुआ? हमने तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा है कि एक शख्स जो है, मुझे बताए किस कानून में लिखा हुआ है, अब अगर असेंबली के स्पीकर ने बुला लिया तो ठीक है, लेकिन मुझे बता दे इजलास में आना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन इजलास में आगे एक शख्स रिमांड पे है, वो वहाँ पे तकरीर फरमा रहा है, तकरीर फरमा कर अपने केस को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, दुनिया की असम्बलियों में ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होना शुरू हुआ है, शायद इसलिए कि हुकूमत जो है वो रिलीफ देना चाह रही है कि अपोजिशन जो है इजलास को चलने दे। रमेश कुमार साहब ने कहा मौसम की सर्दी थी, वैसी तो हमने आज पार्लियामेंट में भी देखी, आज तो अपोजिशन लीडर कुछ भी नहीं बोले। मैं कह रहे कुछ मामला बैकडोर पे ना काफी हद तक जो है वो तय होने की तरफ जा रहे हैं। रमेश कुमार ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसी सेशन में बहुत कुछ हो जाएगा और अपोजिशन के अंदर, अपोजिशन को भी पता है कि अगर ना हुआ तो फिर आईनी जो रास्ता है, ये इखलाकी रास्ता जरूर था कि पार्लियामेंट्री कमेटियों में किसको डालना है और बाकी कमेटियों में किसको डालना, मगर आईनी जो रास्ता है उसके लिए भी इख्तियार मौजूद हैं। फिर आईनी रास्ते में जब इख्तियार इस्तेमाल होते हैं तो फिर अपोजिशन के बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे और मैं नहीं समझता कि वो इस तरफ जाए और आने वाले दिनों में अब देखेंगे। ज़ईम कादरी साहब, आप बताएगा मौजूदा हुकूमत क्या पार्लियामेंट और कानून साजी के अमल को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है? जो इंतजार किया, इसी वजह से इंतजार किया कि आपकी तरफ आते हैं ज़ईम कादरी साहब का से हो जाए, और जब वो नहीं हुआ तो अब तो कम से कम टारगेट दिया कि भाई अगर आप नहीं करेंगे। रमेश साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, ज़ईम कादरी साहब का टेक चाहेंगे। जी फरमाइए बीबी, क्या कह रही थी आप? मैं सुन नहीं पाया। ज़ईम कादरी साहब, मैं कह रही थी कि जो है वो कि आपको तहरीक इंसाफ की हुकूमत पार्लियामेंट और कानून साजी के जो मसाइल हैं इसको लेकर आपको संजीदा दिखाई दे रही है? देखिए, संजीदा या गैर संजीदा की बात नहीं है, इसके बगैर रास्ता नहीं है। एक महज़ब जमहूरी मुआशरे में आपको बहरहाल उस अवामी मसाइल को हल करने के लिए कानून साजी की तरफ लपकना है, दौड़ना है, रेंगना नहीं है बीबी। यू हैव टू रन वेरी फास्ट। प्रॉब्लम कहाँ है कि देखें, अगर ये एक मैं तो समझता हूँ कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और इसमें उतनी ताकत नहीं है गवर्नमेंट के अंदर कि वो जो है इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हो कि वो बिल पास करवा ले। और बिल पास देखें, अब ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब अगर इस वक्त आप देखेंगे कोई भी बिल आता है, अगर वो यूनानिमस पास हो जाए तो ठीक है, अगर उस पर वोटिंग हो जाएगी तो गवर्नमेंट को मुसीबत पड़ जाएगी। अगर 3, 4, 5 लोग जो है वो नहीं है उनके असेंबली में तो उनकी वो जो है वो फॉल्स कॉल क्रिएट हो जाएगी और उनका बिल रिजेक्ट हो जाएगा अगर अपोजिशन ने उसको रिजेक्ट किया। और इसी तरह ही सेनेट में उनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी टोन को लो करे, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड ले, उनके साथ डिस्कशंस करे, उनको पैसिफाई करे, आर्गूमेंट्स के साथ उनके साथ बैठे। और सिर्फ गालियां दे लेने से, अंदर कर देने की बातें करने से, चीख चहाड़ा कर लेने से तो नहीं ऑपोजिशन साथ आएगी ना। इट इज़, और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हुकूमत का काम होता है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। पीपल्स पार्टी ने ओपनली कहा कि कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने दूसरे दिन पीपल्स पार्टी को आपके वज़रा ने गालियां दे दी और फिर आपने कहा हम अंदर कर देंगे सबको। इस तरह नहीं होगा बीबी, इस तरह गवर्नमेंट्स नहीं चला करती। बहरहाल अगर और अगर आपने लहजे में नरमी रखनी चाहिए। जैसे अजीम कादरी साहब का नून लीग की गवर्नमेंट में था, आखिर तक तब्दीली नहीं आई, ऐसे हमारे पास कुछ लोग हैं और वो आराम आराम से तब्दील होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तो उस वक्त आप भी वही थे ना रमेश साहब, आप कौन सा कहीं और थे? मैं सिर्फ ये, मगर अदीम कादरी साहब, मैं उस वक्त भी ठंडी बात करता था, आज भी ठंडी बात करता हूँ। नहीं, नेशनल इश्यूज पर नेशनल कंसेंसस करना और पूरी कौम को एक पेज पर लाना, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का नेशनल इश्यूज पे किसी भी किस्म का नरम रवैया नहीं है, उस पे दो लोग सख्त अल्फाज में बात करें। रमेश साहब, आप फरमाएगा कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि क्वेश्चन जो सेशन है वो भी होगा और वज़ीर आज़म खुद तमाम सवालात का जवाब देंगे। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म तो खुद 7 बार असेंबली में आए, लेकिन अभी तक कोई भी क्वेश्चन सेशन जो है, क्वेश्चन आवर, वो स्टार्ट नहीं हो सका। वो इस वजह से वेडनेसडे का दिन फिक्स करना था और ये कमेटी के अंदर, असेंबली के अंदर पुट किया मोशन, मगर अपोजिशन ने कहा इसको कमेटी को भेजा जाए कि वेडनेसडे फिक्स किया जाए प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन के लिए, मगर वो नहीं हुआ। इस वजह से कि अपोजिशन ने कहा पहले कमेटी इसको देखेगी फिर करेंगे। जिस दिन वेडनेसडे फिक्स हो जाएगा, एक दिन फिक्स हो जाएगा,
फिर आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में 1 दिन हमने मांगा है, मना जब लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को पार्लियामेंट में तो आना चाहिए ना हर सेशन में, इसके लिए तो किसी भी किस्म की नई कानून साजी की जरूरत नहीं। उसके लिए जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आते भी हैं। मैं समझता हूं अभी जब इनिशियली कोई भी एग्जीक्यूटिव किसी इदारे का भी आता है तो उसकी ब्रीफिंग, उसके रिफॉर्म, उसके अंदर अपनी एजेंडा, उसमें बिजी रहता है। मगर आफ्टर टाइमिंग आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने अहमियत नहीं दी वो आखिर में उसने पछताया है। तो इस वजह से खान साहब बाखूबी से आगाह है कि ये मुझे माजी के प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं करना है। आज अगर यूसुफ रजा गिलानी रोजाना आता था, आज ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट को कितना संजीदा ले रहे हैं और कौन सी नई रिवायत कायम होंगी, ये तो आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा। ऑपोजिशन के जो हुकूमत पर नाअहल होने के और MOU चोरी करने के जो इल्जामात हैं, इस पर हम बात करेंगे एक तफसील के साथ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अजीम चौधरी साहब, आप फरमाएगा कि नून लीग की जानिब से तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालिबा है। इस मुतालिबे का मकसद क्या है? एक नामाकूल सा मुतालबा है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेवक्त की रागनी है। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका कहना ये हो कि वो पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरियत को हर वक्त वो ख़तरे में देखते हैं। जब कभी कोई बात होती है तो ये कह दिया जाता है जमहूरियत ख़तरे में है, तो ये तो ख़ुद जमहूरियत को ख़तरे में डालने की एक बात है। अगर इस तरह कोई हुकूमत बननी हो तो वह गैर आइनी है और गैर पार्लिमानी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नामाकूल किस्म का एक मुतालबा किया जिस किसी ने भी किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आइन में इसकी गुंजाइश भी नहीं है। ये तब होता है जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और मार्शल लॉ की भी अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि यहाँ नेशनल गवर्नमेंट बन सके। राना अज़ीम, आप बताइएगा, बिला वजह तनकीद कर रही है ऑपोजिशन हुकूमत को, क्या एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रही है ताकि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी भूलकर फिर इसी प्रेशर का शिकार है? अपोजिशन चाहती है कि किसी तरीके से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। एक सबसे पहले चाहिए उन्हें कि किसी तरीके से उनके जो केसेस हैं उनके लीडरों पे, जो उनके करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, उससे तवज्जो हटाई जाए। और वो ऐसा एक शोर डालना शुरू कर रही है कि आज का जो उनका मुतालबा है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई जमहूरियत के दुश्मन होंगे तो वो लोग होंगे जो आज इस गैर आइनी मुतालबे को कर रहे हैं। अभी अरसा कितना हुआ है, 100 दिन हुए, 110 दिन लगा ले, 120 दिन लगा ले, और उसके बाद आप कौमी हुकूमत की बात करना शुरू कर दें। तो आप बताएं कि पिछले टेन्योर में कौमी हुकूमत की बात के लिए जब इमरान खान बाहर निकला था तो उस वक्त क्या सारी मुत्तहिदा अपोजिशन ने क्या वहाँ पे फतवे जारी किए थे, अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी, उनके इत्तेहादियों ने भी। और आज जब ये बात कर रहे हैं तो उसके बाद मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी को आज इस पर बोलना चाहिए था, पीपल्स पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए था हुकूमत से पहले कि ये क्या बात कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा चूंकि किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, एक तो पहली दफ़ा अपोजिशन में बड़ी मुद्दत बाद आए हैं और अपोजिशन बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरे उनके लीडर जो है वो इसी दिसंबर में सर्दी की हवा खाने जेल के अंदर जाने वाले हैं, फैसले कुछ आने वाले हैं, उनके मजीद केस खोल रहे हैं। तो वो अपने इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं कि इतना प्रेशर डेवलप हो जाए कि यहाँ तो हमें एनआरओ मिल जाए तो यहाँ फिर हम कह सकें जनाब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हुकूमत बड़ी गलत है। ये सारा वबेला इसीलिए हो रहा है। ज़ईम कादरी साहब, आप फरमाएगा, राना सनाउल्लाह की जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए, तो मुंतखब हुकूमत को हटाकर कौमी हुकूमत का मुतालिबा बिल्कुल ठीक है? नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामान को घर भेज दिया जाए और कोई गैर आइनी हुकूमत उनकी जानिब से ये मुतालबा रखा गया। उनका जो कहना था वो बड़ा मीडिया के सामने उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने वाज़ेह तो मेरी बात तो सुन लें, आपको समझ आ जाएगी, समझ नहीं आई आपको गालिबन। उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनको इकट्ठा किया जाए, एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाई जाए और कंसेंसस से फैसले किए जाएँ। ये कोई गैर आइनी बात नहीं है, तमाम लोग इकट्ठे हो सकते हैं जो आइन में गैर आइनी नहीं है। हाउस में जो लोग इलेक्टेड हैं, अगर तमाम लीडर्स पार्टीज़ के फैसला करें कि हमने मिल के एक ऐसी हुकूमत बनानी है और इस वक्त जो हालात है मुल्क के, अगर एक इकनॉमिक इमरजेंसी लगानी है इस मुल्क में, फॉरेन पॉलिसी के और इंटीरियर के जो हालात हैं हमने उनको कवर करना है और हम चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे हों, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं अपने दोनों भाइयों से आई वुड हम्बली डिसएग्री
कि ये कोई गैर आईनी और गैर ज़हीम साहब मुझे सब ये बता दें, मेरे बड़े भाई हैं, आपसे मेरा एक रिश्ता है। ज़हीम भाई मुझे ये बता दें कि ये जो गुफ्तगू आज आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने की है, क्या आज से पहले ये गुफ्तगू कभी हुई थी? क्या उनके दौर में जब ये बड़े क्राइसिस आए थे तो या मान ले जब धरना था बाहर लोग बैठे हुए थे, तो क्या उस वक्त एक कौमी हुकूमत नहीं बन सकती थी? उस वक्त नहीं, उस वक्त तो कोई कौमी हुकूमत बनाने के चक्कर में नहीं थे, और आज अचानक जो है पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे। जवाब ले ले। अर्ज ये है कि उस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे थे, इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि पार्लिमान को घर भेजकर एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और फिर वो इलेक्शंस करवाए। राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे हैं वो ये है कि जितनी जमातें पार्लिमान में बैठी हैं उनके पार्लिमानी लीडर इकट्ठे बैठ के एक इस मुल्क के मसाइल को हल करने की तरफ लेके जाएं, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि अगर तमाम लोग एक पेज पर आ जाएं और अपने आप को सबसर्विएंट कर लें उस डिलीवरेंस के जिसका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चीख के दावा करती रही हैं, और अगर तमाम लोग एक पेज पर हों और तमाम लोग हुकूमत में शामिल हों, तो मेरे ख्याल में असेंबली की वर्किंग हो, कमेटीज की फॉर्मेशन हो, डिलीवरेंस हो, कौमी मामलात हो, कौमी इश्यूज हो, तमाम के तमाम जो है वो बहुत जल्दी और बड़े ऐसे तरीके से हो सकेंगे और पूरी कौम उनके बिहाफ पे ऑन बोर्ड होगी। अगर कोई ये कहता है कि असेंबलियां तोड़ दो, मजम्मत भी करता हूँ। देखिए कौम ने अगर इमरान खान को वोट दे के भेजा है, इमरान खान आए हैं तो उनको टाइम देना। ये 3 माह बाद ये किस तरह हो सकता है? एक शख्स जिसने माशियत बर्बाद की है उसको आप साथ लगा के माशियत दुरुस्त हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं नहीं, मेरी माजरत है, अब इस पे बहस कर लीजिए, पूरा एक प्रोग्राम रख लीजिए। बर्बाद जो भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, बचा भी बहुत कुछ बचा। $18.1 बिलियन का जो था वो रिजर्व था भाई मेरे, और आज जो कुछ है वो सबके सामने देखे। हम किसी की मोहब्बत में आगे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान हमारा जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं वाकई यही है कि कोई किसी की मोहब्बत में नहीं, मुल्क की मोहब्बत में तमाम इक़दामात हो रहे हैं। अजीम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सियासी जमातें जो इलेक्टेड लोग हैं वो इकट्ठे होकर मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं के मुआशी मामलात को, इंटीरियर मामलात को, फॉरेन पॉलिसी को हल करें तो बहुत फायदा हो जाएगा इस मुल्क को, पूरी कॉमन बोर्ड होगी। जी अजीम चौधरी साहब। ज़हीम, आप असेंबली के रुकन रहे हो जी, आप जानते हो इस बात को कि एक कमेटी होती है जिसको हाउस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, और हाउस एडवाइजरी कमेटी तकरीबन रोज़ाना स्पीकर के पास मिलती है। उसकी खबर नहीं छपा करती लेकिन वो मिलती रोज़ है, और उसमें पार्टीज़ के वो नुमाइंदे होते हैं जिनके ज़िम्मे दिया गया होता है काम कि वो कंसेंसस डेवलप करें। ये जिस काम को आप कंसेंसस के लिए नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह का आप आज कसीदा पढ़ना चाहते हैं, आप जरूर कसीदा पढ़ें, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, आपकी उससे पुरानी दोस्ती है। लेकिन हाउस एडवाइजरी कमेटी जो है वो कंसेंसस के साथ, यार गल तक कर लेंदे वो हाउस एडवाइजरी कमेटी कंसेंसस के साथ लेजिस्लेशन करवा सकती है, और उस लेजिस्लेशन के नतीजे में वो जिसको आप चाहते हैं कि एक मुश्तरका प्रोग्राम बने वो तरतीब दिया जा सकता है। सिर्फ नहीं दिया जा सकता, माजरत, आई वुड हम्बली डिसएग्री। जो फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं, जब पूरे आप डिसएग्री कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, आप फरमाइएगा। मरीम औरंगजेब इल्जाम आयद कर रही है मौजूदा हुकूमत पर। उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत के पास इनॉग्रेट करने को कुछ नहीं है, जो हमारे MOUs है वो भी चुरा लिए गए, पुराने फीतों की जगह नए फीते काटे जा रहे हैं, नया कुछ नहीं है। मरीम औरंगजेब बहुत काबिल खातून हैं, सारी ज़िंदगी उनका जर्नलिज़म और मीडिया के साथ वास्ता रहा, और पता नहीं अब वो पॉलिटिक्स में क्या करना चाहती हैं। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ ये देख लें कि कोई प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा करने के लिए कितना अर्सा चाहिए होता है, और जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात होते हैं उनकी जब तक रेटिफिकेशन ना हो उस वक्त तक वो मुआहदा ही नहीं होता, उस पर अमल दरामद ही नहीं हो सकता। अगर एक मुआहदे पर पिछली हुकूमत ने काम शुरू किया था, या उस वक्त इंटरनेशनली मुआहदात शुरू हुए थे और उन्होंने उसको एग्री कर लिया था इन प्रिंसिपल, और इस हुकूमत ने उसको रेटिफाई कर दिया है, तो रेटिफाई करने के नतीजे में जब तक दूसरा मुल्क भी रेटिफाई नहीं करता उस वक्त तक भी नहीं होता,
दोनों जानिब से रेटिफिकेशन के बाद आप उस मुआहदे पर अमल कर सकते हैं, उससे पहले मुआहदा बेमायनी होता है। और मुझे नहीं पता मरियम क्या चाहती हैं। मरियम का काम है अब रोज़ सिर्फ बोलना, कभी लाहौर जाके बोलना, कभी इस्लामाबाद बोलना। शायद वो ज़्यादा वफादार हो गई हैं। ठीक है, यही तासर है कि शायद वो ज़्यादा वफादार थी भी है और है भी। राना अज़ीम, आप बताइएगा कि पिछले दौरे हुकूमत में भी हमने देखा था कि बहुत सारे इनकम्प्लीट थे मंसूबे, लेकिन उसे फ़ौरन तख्ती लगाकर उसे फ़ौरन इनॉग्रेट करे इनकम्प्लीट मंसूबों को, लेकिन तब तो कोई तनकीद नहीं हुई। अब हुकूमत को ये पर तनकीद करना बनती है अपोजिशन की? नहीं बनती। जिस अजीम चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल उन्होंने सारी चीज़ का खुलासा पेश कर दिया। देखिए, मरियम औरंगजेब की ड्यूटी यही है, और जिसको जिस ड्यूटी के लिए रखा जाता है उसने वही करना होता है। और उसकी ड्यूटी यही है कि सारा दिन बैठ के ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कीड़े कटो, वो ये निकालने। ठीक है, साहब आप कह रहे हैं कि कोई एक मंसूबा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आप व्हाट्सएप कर देते हैं मंसूबे जो कि पिछली हुकूमत ने नामुकम्मल थे, लेकिन तख्तियां लगाकर फौरी उसका इनॉग्रेट किया। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।